तो सारे पार्ट्स का फॉर्मेशन होगा, इसलिए हम इस थ्योरी को नेम देते हैं रेगुलेटिव थ्योरी। सिंपल। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा ग्रेडियंट थ्योरी। ग्रेडियंट थ्योरी और भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं आपसे ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ लास्ट क्लास में कि एक्चुअल में ग्रेडियंट की बात कर रहे हो तो ग्रेडियंट का मतलब होता है प्रवणता। और प्रवणता, चलो ग्रेडियंट थ्योरी देखने से पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसको रब कर सकें। सारी थ्योरीज सब कुछ ये इसमें बता रहा है, सो देख लीजिए। नाउ आगे चलते हैं। ये दो थ्योरीज हम ऊपर करेंगे। यहाँ करते हैं। 9th थ्योरी आती है हमारी ग्रेडियंट थ्योरी, प्रवणता सिद्धांत। पहली बात तो किसने दिया इस सिद्धांत को, तो इस सिद्धांत को दिया चाइल्ड एंड बोवेरी ने। ग्रेडियंट का मतलब क्या है, सीधी सी बात है, एक एग है, ठीक है। एक एग की अगर मैं बात कर रही हूँ तो नॉर्मल सी चीज़ देखेंगे कि एक एग में इधर की साइड एनिमल पोल होता है, प्राणी ध्रुव, नीचे की साइड पित्तक ध्रुव, वेजिटल पोल। एनिमल पोल प्राणी ध्रुव, नीचे की साइड वेजिटल पोल, पित्तक ध्रुव। एनिमल पोल और वेजिटल पोल, प्राणी ध्रुव और पित्तक ध्रुव उपस्थित है। जहाँ पित्तक योग है वो प्राणी ध्रुव नहीं होगा, अपोजिट साइड होगी वो उसकी, तो उसे हम बोल देंगे पित्तक ध्रुव। जहाँ पित्तक नहीं है उसके अपोजिट साइड एनिमल पोल। और ग्रेडियंट थ्योरी यही बोलती है कि दोनों पोल्स के बीच में से एक अक्ष जाती है, एक एक्सिस जाती है जो दोनों पोल्स की स्थापना भी करवा रही है और साथ साथ उन दोनों पोल्स को डिवाइड भी करवा रही है। एक्चुअल में एक एक्सिस है, एक सेंट्रल एक्सिस, एक बीच में से पास होने वाली अक्ष है, अक्ष का निर्माण हो रहा है। सो ग्रेडियंट थ्योरी यही बोलती है कि ग्रेडियंट एस्टैब्लिश हो रहा है, ग्रेडियंट एस्टैब्लिश हो रहा है, सेंटर से भी लाइन पास हो रही है एक एक्सिस, और यहाँ पर एनिमल पोल और वेजिटल पोल देखने को मिल रहे हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हमने बोला एक्सिस पास हो रही है, ठीक है, अक्ष में से जा रहे हैं, तो ग्रेडियंट एस्टैब्लिश हो जाएगा। और थ्योरी किसकी है, चाइल्ड एंड बोवेरी की। लास्ट थ्योरी हम देखते हैं रेगुलेटिव थ्योरी के बाद थी ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट के बाद लास्ट आ जाएगी ऑर्गेनाइजर थ्योरी। ऑर्गेनाइजर थ्योरी, नाम ही इसका है ऑर्गेनाइजर थ्योरी। दी किसने थी, तो साइंटिस्ट का नाम है स्पीमैन। स्पीमैन ने ये थ्योरी दी एंड एक्चुअल में इन्होंने बताया कि ऑर्गेनाइजर का मतलब क्या है। ऑर्गेनाइजर को हम प्राइमरी इंड्यूसर भी बोल सकते हैं, चाहे ऑर्गेनाइजर बोलो चाहे प्राथमिक इंड्यूसर, प्रेरक बोलो। प्राइमरी इंड्यूसर क्या करेगा, इंडक्शन करेगा, प्रेरण करेगा, इंडक्शन करेगा, प्रेरण करेगा। और प्रेरण के कारण क्या हो पाएगा ये बताओ, इंडक्शन किया इसने, प्रेरण हुआ, तो प्रेरण के कारण क्या हो पाएगा, जब कोई चीज़ प्रेरित होगी किसी प्रेरक से, इंड्यूसर से, जिसे आप ऑर्गेनाइजर भी बोल रहे हो, तो आगे की प्रोसेस हो पाएगी, आगे विभेदन हो पाएगा सेल के अंदर, और विभेदन होगा तो आगे जाके स्ट्रक्चर्स का निर्माण भी होगा। तो एक्चुअल में स्पीमैन ने क्या बोला कि ऑर्गेनाइजर सेल के अंदर होता है जो इंडक्शंस सेंड करता है, इंड्यूसर की तरह काम करता है, प्रेरक की तरह काम करेगा, प्रेरण करेगा, प्रेरण करके प्रेरित करके सेल को विभेदित करेगा, विभेदित होगा तो डेवलपमेंट भी आगे जाकर प्रोसीड करेगा। तो ये 10 थ्योरीज हैं जो मॉडर्न थ्योरीज में आती हैं एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थ्योरी ऑफ प्री फॉर्मेशन, लघु रूप निर्मित, नए सिरे से उत्पत्ति, 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। इसमें सामान्य लक्षण पहले, विशिष्ट लक्षण बाद में,
इसमें ऑन्टोजेनी हमेशा फाइलोजेनी को रिपीट करती है। जर्म प्लाज्म में जर्म सेल्स में जो भी चेंज होगा नेक्स्ट जनरेशन में नई पीढ़ी में जाएगा। मोज़ेक में सारे अलग अलग होते हैं। इसमें रेगुलेट कर लिया जाता है प्रोसेस को, यानी कि अगर सेल निकाल ले तो भी सारे पार्ट्स बनेंगे। ग्रेडियंट में ग्रेडियंट्स बन जाते हैं, एनिमल पोल, वेजिटल पोल, मेन एक्सिस से जाते हैं। एंड लास्ट ऑर्गेनाइजर यानी कि एक प्रेरक होता है जो इंड्यूस करके आगे डेवलपमेंट करवाता है। सो ये हमारी 10 मॉडर्न थ्योरीज का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नाउ दूसरी चीज़ जो हम देखेंगे वो ये है एम्ब्रियोलॉजी के 5 टाइप हो सकते हैं। एम्ब्रियोलॉजी के 5 टाइप्स हो सकते हैं। तो जब मैं बात कर रही हूँ एम्ब्रियोलॉजी की तो 5 टाइप की एम्ब्रियोलॉजी को मैं देख सकती हूँ। पहला टाइप हमारा आता है डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी, जिसमें डिस्क्राइब किया जाता है पूरे प्रोसेस को, कैसे एम्ब्रियोलॉजी हो रही है उस पूरे प्रोसेस को डिस्क्राइब किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी। यानी कि इसमें क्या होगा, पूरा डिटेल में बताया जाएगा कैसे एम्ब्रियोलॉजी हो रही है। एग से कैसे ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से कैसे गेस्ट्रुला, कैसे क्लीवेज हुआ, विदलन हुआ, एवरीथिंग, एवरी डिटेल ऑफ ओनली वन ऑर्गेनिज्म, जहाँ डिस्क्राइब किया जा रहा है किसी एक ऑर्गेनिज्म को, किसी एक जंतु को, तो उसे हम बोलेंगे डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी। दूसरी टाइप की एम्ब्रियोलॉजी आती है कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी, क्योंकि नाम ही क्या है इसका, कंपैरेटिव, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, कंपैरिजन होगा, यानी कि यहाँ पर तुलना की जाएगी, तुलनात्मक हो गई, तुलना की जाएगी दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की। जैसे मैं तुलना कर रही हूँ, सपोज फर्टिलाइजेशन के टाइम पे मैंने बोला एग मेम्ब्रेन को फ्रॉग में प्रोनेज एंजाइम डिसॉल्व कर रहा है, घुलित कर रहा है, और हमारे अंदर हाइलुरोनिडेज कर रहा है। सी अर्चिन में देख रही हूँ मैं तो H2CO3 भी कर रहा है। तो यहाँ कंपेयर कर लिया मैंने तीनों को, ऑर्गेनिजम्स की तुलना कर रहे हैं हम कि ये प्रोसेस हो रहा है, लेकिन यहाँ इसकी वजह से, यहाँ इसकी वजह से, यहाँ इसकी वजह से, जहाँ एक से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स को लेके हम तुलना करते हैं वो एम्ब्रियोलॉजी, कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। क्योंकि बात एम्ब्रियोलॉजी की ही करेंगे, बात भ्रूण अवस्था की करेंगे कि कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। सो ये हुई। अब तीसरी प्रकार की जो एम्ब्रियोलॉजी आती है वो आती है बायोकेमिकल या रासायनिक, जैव रासायनिक बोल सकते हो एम्ब्रियोलॉजी। बायोकेमिकल या केमिकल, रासायनिक या जैव रासायनिक। और क्योंकि जीवित कोशिकाएं जो हैं, सेल्स जो हैं, उनमें केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट हैं, हार्मोन्स प्रेजेंट हैं। तो इनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम रखते हैं एम्ब्रियोलॉजी की किस कैटेगरी में, केमिकल कैटेगरी में, रासायनिक कैटेगरी में। यानी कि हम बता रहे हैं कैसे डाइजेशन हो रहा है एंजाइम्स की वजह से, कैसे प्रोटीएज काम कर रहा है, कैसे कैथेप्सिन काम कर रहा है रीजनरेशन के टाइम पे, कैसे लाइपेज वर्क कर रहा है। सो वहाँ हम बात करेंगे जहाँ केमिकल्स की है तो वो हो जाएगी बायोकेमिकल एम्ब्रियोलॉजी। फोर्थ टाइप की एम्ब्रियोलॉजी हमारी आती है एक्सपेरिमेंटल, प्रयोगात्मक, जहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि जब हम प्रयोग करते हैं तभी हम एक्चुअली कोई निष्कर्ष निकाल पाते। हमने जो इतना सारा डिटेल निकाला है डिस्क्रिप्टिव में, हर जगह पे डिस्क्राइब किया है डिटेल में, क्यों कर पाए हम, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, हमें पता चला। अभी लास्ट रीसेंट टॉपिक आपने पढ़ा फेट मैप, ठीक है, फेट मैप पढ़ा आपने, कैसे संभावी रेखा चित्र बनाए जाते हैं। तो संभावी रेखा चित्र भी हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही बनाए। हमने वाइटल डाइज दे दी, वाइटल स्टेन्स दे दिए और देखा, ऑब्जर्व किया। तो एक तरह से हम एक्सपेरिमेंट करके ही पता लगा रहे हैं। तो जहाँ एक्सपेरिमेंटल है, जहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो हो जाएगी एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी। एंड लास्ट इन द लीस्ट, लास्टली बात करूँगी मैं एनालिटिकल की। एनालिटिकल को विश्लेषणात्मक
एम्ब्रियोलॉजी भी बोलते हैं। क्यों? बिकॉज जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपके पास कुछ रिजल्ट्स आएंगे, हो सकता है रिजल्ट्स अलग अलग आए, तो उनको हमें विश्लेषण भी करना होता है कि क्या चीज़ सही है, इन दोनों में से क्या सही है, उसका जब विश्लेषण करते हो तो उसे बोलते हैं विश्लेषणात्मक एम्ब्रियोलॉजी। एनालाइज किया, देखा, ऑब्जर्व किया कि ये रिजल्ट आए, अब इसमें से हमें रिजल्ट निकालना है, आउटपुट निकालना है, कौन सा सही है। तो विश्लेषण के द्वारा जब हम एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं, एम्ब्रियो की स्टडी कर रहे हैं, तो उसे हम एनालिटिकल एम्ब्रियोलॉजी बोलेंगे। तो ये सारे टाइप्स किसके हैं? एम्ब्रियोलॉजी के। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी के टाइप्स। लास्ट टॉपिक ऑफ एम्ब्रियोलॉजी के बाद बात करेंगे स्कोप की। स्कोप क्या है जब बायो का या एम्ब्रियोलॉजी का? तो सीधी सी सिंपल सी बात है, स्कोप मतलब उपादेयता, क्या यूज़ है इसका। इतना हम पढ़ रहे हैं, इतना डिटेल्स हम ले रहे हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं, बट व्हाट इज़ द यूज़? क्यों ले रहे हैं हम इतनी इन्फॉर्मेशन? तो हम बोल सकते हैं कि हम उपादेयता क्या हो सकती है, डिजीज़ जितने भी हो रहे हैं उन डिजीज़ को हम ट्रीट कर सकते हैं इसकी हेल्प से। ठीक है, ट्रीटमेंट हो सकता है, जितने भी रोग हैं उनका पता लग सकता है कैसे हो रहे हैं, क्योंकि जब हमें पूरी इन्फॉर्मेशन पता है, पूरी डिटेल पता है, तो हम ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं डिजीज़ का। तो कैसे ट्रीट करना है डिजीज़ को, ये हमें पता है। सेकेंड थिंग, हम IVF करवा सकते हैं, जिनको बेबीज़ नहीं हो रहे, जिनके बेबीज़ नहीं हो रहे, लेबोरेटरी में टेस्ट ट्यूब बेबीज़ बनवा सकते हैं। IVF, गिफ्ट, ये सारी टेक्निक्स को हम लागू कर सकते हैं। ठीक है, जब IVF की बात कर रहे हैं तो IVF में सारी टेक्निक्स आ जाती हैं। ठीक है, गिफ्ट, ये क्या है? ज़ाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, तो ये सारी टेक्निक्स आ जाती हैं। तो ये सारी टेक्निक्स किसके फॉर्म में हैं? इन वीवो है या इन विट्रो है? इन वीवो है या फिर इन विट्रो है? ये चीज़ भी देखनी होगी कि इन विट्रो और इन वीवो में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि इन वीवो तो सेल में होता है और इन विट्रो लेबोरेटरी में होता है। तो ये टेक्निक कैसी हैं? इन विट्रो है, इन वीवो नहीं है। इन वीवो अगर बॉडी में होता तो हम इसे इन वीवो बोल देते, लेकिन ये टेक्निक्स कैसी हैं? इन विट्रो है। ठीक है, तो ये टेक्निक्स मतलब बेबीज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर हमें पता है कैसे प्रोडक्शन हो रहा है, हमें पता है एम्ब्रियोलॉजी का एक एक पॉइंट कहाँ से कैसे स्टार्ट हो रहा है, तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। थर्डली, हम डिजीज़ को ट्रीट तो कर सकते हैं, प्लस प्लांट्स में डिजीज़ को रिड्यूस भी कर सकते हैं, डिजीज़ रेजिस्टेंट बना सकते हैं कि वो डिजीज़ के आसपास आए नहीं। एग्रीकल्चर फील्ड्स में एक इम्पॉर्टेंट यूज़ कि पेस्ट जो बनते हैं, जो कीट होते हैं, हमारी पूरी फसल खा जाते हैं, हमारे पूरे एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो इन पेस्ट को भी हम रिमूव कर सकते हैं। कैसे? उन्हें स्टेराइल करवा के। अगर हम उन्हें स्टेराइल करवा देंगे, हमें उनकी पूरी बायोलॉजी पता है, हमने अगर उन्हें स्टेराइल करवा दिया ट्रीटमेंट के थ्रू, तो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो इनकी नेक्स्ट जनरेशन तो पॉसिबल नहीं है कि इनकी नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हो, तो हम पेस्ट को स्टेराइल करवा के भी रिमूव करवा सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड्स के थ्रू हम इन्हें रिमूव करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं हम प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करा सकते हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में भी हम मिल्क प्रोडक्शन इनको इंक्रीज़ करा सकते हैं और क्वालिटी भी इंक्रीज़ करवा सकते हैं। क्वांटिटी तो करवाते ही हैं, तो क्वालिटी भी इंक्रीज़ करवा सकते हैं जब हम जीन्स को एक दूसरे से इंटरेक्ट करवाएं। तो इफ़ हमें एक एक प्रोसीजर पता है, हमें पूरी इन्फॉर्मेशन पता है कैसे क्या हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम एवरीथिंग वी कैन नो अबाउट, हर तरह के डिजीज़ को ट्रीट कर पाएंगे, हर तरह की मेडिसिन्स को ट्रीट कर पाएंगे, वैक्सीन्स बना पाएंगे। तो ये सारे स्कोप्स हैं कि कैसे बनती, क्योंकि हमें नहीं पता अभी कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है कोई डिजीज़ या नैरो स्पेक्ट्रम है। ठीक है, बट इफ़ हमें डिटेल्स पता है तो वी कैन प्रिपेयर मेडिसिन्स, वैक्सीन्स एंड ऑल।
सो इस टाइप से हम बात करेंगे स्कोप ऑफ एम्ब्रियोलॉजी की। तो हमने पढ़ा हिस्टोरिकल रिव्यू, हिस्टोरिकल रिव्यू के बाद टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोलॉजी एंड लास्टली स्कोप। थैंक यू क्लास, दैट्स ऑल फॉर टुडे।